नमस्कार। आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आज हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। बोचहा उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से वीआईपी की चर्चा अब चारों तरफ होने लगी है और जो निमंत्रण का खबर है वो अब आपको हर तरफ से मिलने लगा है, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? दावत भी आप लोगों के पास पहुंच गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल एक शिष्टाचार है और दावत तो आती ही है। इफ्तार पार्टी की दावत तो अक्रॉस पार्टी लाइन सबको भेजा जाता है, सबको दिया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है, भेजा गया है, दावत मिला से है। एक दिन पहले लालू यादव जी के करीबी भोला यादव आप लोग को आरजेडी के साथ आने का न्योता देते हैं कि बिना शर्त आप आ सकते हैं। अगले दिन इफ्तार के सही साथ ही लेकिन दावत पहुंचती है तो राजनीति में दही चूड़ा और इफ्तार का बहुत बड़ा मायने होता है। जी, नहीं वो ठीक है। हम लोग तो अब अगर हर चीज का एक स्वागत है और भोला बाबू ने जो कहा उसका भी स्वागत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोग अभी अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। अभी चूंकि चुनाव दूर है और हम लोग अभी 1 साल 1.5 साल तक बिल्कुल अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जमीनी स्तर पे अपने आप को मजबूत करेंगे। उसी के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। बोचहा चुनाव के परिणाम ने ये सबको बता दिया है कि विकासशील इंसान पार्टी एक मजबूत पकड़ वाली पार्टी है, उसके पास एक वोट बैंक है। और हम लोग अब बिल्कुल अपने संगठन को, चूंकि जब आप देखेंगे जब भी कोई नई पार्टी होती है और नए रूप से जब सब कुछ करना पड़ता है तो सबसे ज्यादा ध्यान संगठन को मजबूत करने के लिए वो शुरुआत में बहुत जरूरी होती है। हम लोग एक नई पार्टी हैं तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और आगे हम लोग अब यही करेंगे। जो दावत है या न्योता है या कोई बुला रहा है, सबका स्वागत है। लेकिन हम लोग बिल्कुल अभी बिल्कुल एकदम फोकस्ड हैं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है। दावत में जाएंगे ना मुकेश सहनी जी? अब ये तो सब तो ठीक है, अभी तो वो है नहीं, पटना में है नहीं। अगर पटना में होंगे तो जरूर जाएंगे, लेकिन अभी वो बाहर है, बिहार में नहीं है। अच्छा, 2019 में भी कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उस दौरान भी आपकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। सिमरी जी बख्तियारपुर की बात कर रहा हूँ। लगभग जी। 25,000 के आसपास वहां भी आपको वोट मिले थे। और जी अभी जो बोचहा उपचुनाव हुआ वहां भी आपकी पार्टी को लगभग 30,000 वोट मिले। ऐसे में आगे की रणनीति है क्या आखिर विकासशील इंसान पार्टी? देखिए, अब सबसे पहले तो हमें ये बताना जरूरी था कि हम जब बार बार बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक वोट है, तो अब आप देख लीजिए कि बोचहा में ही या किसी भी जगह जो भी पार्टी आजकल चुनाव लड़ती है, चाहे वो उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, उसमें संगठन होता है, एक गठबंधन होता है। अब गठबंधन में राजद भी अगर लड़ी है तो राजद के साथ लेफ्ट पार्टीज थी, 3-4 पार्टियों का एक गठबंधन था। इधर भाजपा लड़ी तो उनके पास भी 4 पार्टी का गठबंधन था। जो चौथी पार्टी थी वो पशुपति पारस जी की पार्टी थी। तो 4 पार्टी का उधर गठबंधन था और वो सब मिलके, भाजपा 4 पार्टियों से का साथ मिलके लगभग 45,000 वोट लेकर आई और हम अकेले लड़े। बिल्कुल विकासशील इंसान पार्टी अकेले लड़ी और ये चुनाव में हमने इतना मत लाया। सिमरी बख्तियारपुर में भी हम लोगों ने ऐसे ही अकेले हम लड़े और इतना हमने 25,000 से ज्यादा मत लाया। तो इसके कारण ही जब हम लोगों का महागठबंधन से जब हम लोग थोड़ा एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था सीटों को लेकर के, तो हम जब वहां से निकले थे तो हमने कोई गठबंधन के लिए हमने कहीं पे भी फोन नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अग्रेसिव होकर के हमें फोन आया और कहा गया कि आप आओ, हम आपको अपने गठबंधन में शामिल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1-2 घंटा आपस में बात करा। मुकेश सहनी जी थे, हम लोग थे, बात करा। फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, ये अच्छा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बुला रही है तो हम जाएं। और उन्होंने वादा भी किया, 11 सीट का वादा किया था। फिर उन्होंने ये कहा था कि एमएलसी हम एक देंगे और फुल टर्म की बात होती है, जब भी एमएलसी की बात होती है फुल टर्म की बात होती है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रुख में कुछ बदलाव आया और वो हमें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमारे सारे विधायकों को, और ये गठबंधन धर्म नहीं होता है, मैं बहुत ही शालीनता से कहना चाहूंगा कि गठबंधन में अगर कोई बड़ा भाई छोटे भाई के साथ अन्याय करता है तो बड़े भाई को जनता सजा देती है और ये हुआ है।
कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, उन्होंने हमारी सीट थी बोचहा, हमारे विधायक थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, और हम चाह रहे थे कि उनके बेटे अमर पासवान को हम अपना कैंडिडेट बनाए, और हमने अमर पासवान को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था। हम लोग 3 महीने से वहां पे तैयारी कर रहे थे, अमर पासवान सब जगह घूम रहे थे, विकासशील इंसान पार्टी पूरे प्रदेश के पदाधिकारी उनके साथ घूम रहे थे, और उसके बाद अचानक ये सब जो चीजें हुई वो बहुत गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जैसा किया वो हमें उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारा गठबंधन, बार बार ये हमारे ऊपर आरोप लग रहा था कि आप उत्तर प्रदेश या झारखंड कहीं भी अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे नाराज हैं। तो मैं बहुत ही गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि जब ये गठबंधन हमारा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उस समय सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि बिहार के लिए ये गठबंधन है, और हमारी एक नई पार्टी है, हम एक मजबूती से अपनी पार्टी को बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिले, उसके लिए आपको 4 स्टेट में आपकी पकड़ होनी चाहिए, 10% से ज्यादा आपके पास वोट होना चाहिए, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलती है। तो ये तो हमारा हक है। हम जब गरीब की बात करते हैं, हमेशा हम जब अति पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या हमारे पास हमारा ये हक नहीं है कि हम दूसरे प्रदेश में भी जाके अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं, पार्टी का विस्तार करें? तो आप मुझे कहिए कि इसमें हमने गलत क्या करा था? तो ये जो जितनी घटनाक्रम हुई, बीजेपी का ये कहना है कि जब गठबंधन आपके साथ किया जा रहा था तो बात विलय की हुई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बात हुई थी वो सिर्फ अमित शाह जी और हमारे सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के बीच अकेले में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता को पता नहीं है कि बात क्या हुई थी, और विलय की बात तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी। तो ये सब जो बात, तो अगर विलय की बात होती तो उसी समय होता था। ये लॉजिक है, इस तरह से कुछ भी झूठ बोल देना, और वो भी बड़े लोग ऐसा कह देते हैं जो इतने उम्र में इतने बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, पार्टी बड़ी है, और उसके नेता अगर इस तरह की बात कह देते हैं तो ये इसकी तकलीफ होती है। बोचहा उपचुनाव के परिणाम के बाद जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी फैक्टर नहीं है, अगर वो हमारे साथ होते भी तब भी तो हम लोग हार ही जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि राजनीति में, और ये मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति में जो गठबंधन है ना, उसका असर जो है बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 होता है। क्योंकि एक पूरा एक जनाधार जो था उसमें एक सब में जोश आता है, पूरी पूरी पार्टी मिलके लड़ती है, एक संगठन एक साथ मिलके लड़ता है, गठबंधन बिना टूट का लड़ता है, तो उसका असर बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए अब इस तरह की बातें अपने को कह देना वो अलग बात है, लेकिन सबको पता है कि विकासशील इंसान पार्टी ने के नहीं रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान। कहा यह भी जाता है कि बोचहा उपचुनाव में गीता कुमारी और बेबी कुमारी नहीं, मुकेश सहनी और अजय निषाद लड़ रहे थे। तो अब देखिए, मुकेश सहनी एक उनकी अपनी पार्टी है, और वो एक सुप्रीमो है विकासशील इंसान पार्टी के। विकासशील इंसान पार्टी का जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो उनके सहमति से लिया जाता है। तो देखिए, अगर आप तुलना करेंगे मुकेश सहनी जी का, अशोक निषाद साहब जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और निषाद समाज के बेटे हैं, इसलिए उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल पता है कि मुकेश सहनी का जो स्तर है, अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जाए तो मुकेश सहनी बहुत आगे निकल चुके हैं, और निषाद समाज के, अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पे स्थापित हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। अच्छा, ये हम लोगों ने ग्राउंड पर भी देखा, अभिषेक लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, लगातार कुछ लोग ऐसे थे ग्राउंड पर जो ये कह रहे थे मुकेश सहनी केवल एक समुदाय की बात करते हैं, अन्य समुदायों की बात नहीं करते हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक गलत आरोप है। ये मैं मानता हूं कि निषाद समाज हमारे पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी है, और इसलिए निषाद समाज के आरक्षण को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं, और ये हम करेंगे ही। हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा, अगर आपने पीछे देखा होगा, कि हमने अति पिछड़ा के लिए भी जो परसेंटेज है, जो आरक्षण में, उसको 15% ज्यादा बढ़ाने की बात की है। हम पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं, पूरे अति पिछड़ा की बात करते हैं, और अति पिछड़ा के साथ साथ हम गरीबों की भी बात करते हैं। इसलिए हमने जब सवर्णों को 10% का
जो आर्थिक आधार पे ये किया गया, आरक्षण दिया गया, तो हमारी पार्टी ने कभी उसका विरोध नहीं किया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम अपने पार्टी को A to Z की पार्टी हमारी है ऑलरेडी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर संगठन में जो लोग हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो हर एक जाति, हर एक वर्ग से आते हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम ये बार बार कहते हैं कि निषाद समाज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारा बैकबोन है, हमारा रीढ़ है। उसके कारण ही हम आज एक पार्टी के तौर पे खड़े हुए हैं। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि अब राजद A to Z की पार्टी अपने को बोलती है और MY समीकरण से भूमाई समीकरण की ओर बढ़ रही है। बोचाहा उपचुनाव में हमने इसको देखा, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक सत्यता है कि आप एक जाति या एक धर्म को लेकर के या एक जात को लेकर के राजनीति में नहीं चल सकते। आप बताइए कि एक अगर जात आपको सपोर्ट करता है तो क्या आप कहीं पे भी कोई चुनाव जीत सकते हैं क्या? चुनाव अगर जीतना है, चूंकि ये प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, तो इसमें आपको हर एक समाज के हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक जात को लेकर के चलना होगा। और हर एक पार्टी कर रही है, सभी पार्टी ऐसा करती हैं। तो इसलिए इसमें मतलब ये पॉलिटिकली आपको करना पड़ेगा। you'll have to do it। बोचाहा उपचुनाव में ये तो हम लोगों ने देखा कि मल्लाह समुदाय बीजेपी से छिटका, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे थे कि सवर्ण वोटर भी उनसे छिटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ी है। ऐसा दिखा है वहां पे, चूंकि मैं भी बोचाहा में लगभग 25 दिन तक चुनाव प्रचार में घूम रहा था और मैं काफी सवर्ण लोगों के यहाँ भी गया था, काफी बड़े नेताओं के यहाँ भी गया था। तो बातचीत से ये लग रहा था कि उनमें भी कुछ गुस्सा है, वो कुछ परेशान है और वो वहां दिख रहा था, बिल्कुल जमीन पे ये बातें दिख रही थी। ये अब जो आप लोगों के समर्थक हैं, चाहे आरजेडी के समर्थक हो, चाहे चिराग के समर्थक हो, सब कोई अब चाहते हैं कि तीनों लोग मिल जाएं, तेजस्वी, चिराग, सहनी। इस पर क्या है आप लोगों का प्लान? देखिए, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से राजनीति कर रहे हैं। जो हमारा और आप देखते होंगे कि मुकेश सहनी जी बहुत खुलकर हर चीज पे अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो अब, और जो आपका आज का जो युवा है, जो 40 साल 45 साल से जो नीचे का जो लोग हैं, जो युवा है, वो आज बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाला है। वो बहुत आगे की सोचता है। वो शिक्षा को बेहतर कराने की बात करता है। वो चाहता है कि जीवन स्तर हमारा अच्छा हो। वो चाहता है कि हमें स्वास्थ्य का अच्छे स्तर का स्वास्थ्य सेवा मिले, शिक्षा अच्छा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, आर्थिक बदलाव हो, अनिश्चितता खत्म हो। तो ये जो एक पॉजिटिव थिंकिंग, और ज्यादातर आप देखेंगे जो वोटर्स हैं वो 45 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स वाले जो चंक है वो 70-80% वोटर्स हैं, और उनकी सोच अब बहुत बदल रही है, बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है। इसलिए आज के डेट में आपको प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखना ही होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारी पार्टी का नाम अगर आप देखेंगे तो नाम है विकासशील इंसान पार्टी। तो हम यहाँ पे किसी जाति या वर्ग की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। अच्छा, ये जो तीन लोगों के गठबंधन की बात आजकल चर्चा में चल रही है, मुकेश सहनी, चिराग और तेजस्वी की, जरा उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये लग रहा है हमको भी कि चिराग है कि बीजेपी का विरोध नहीं करते, मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते, और तेजस्वी यादव दोनों का विरोध करते हैं। तो साथ आने में समस्या तो नहीं होगी? देखिए, ये अब पता नहीं ये साथ आने की बात कहां से उठ रही है, लेकिन इस पे अभी कोई टिप्पणी कर देना जल्दबाजी होगी। लेकिन देखिए, राजनीति जो है और राजनीति का जो समीकरण है, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। राजनीति में आदमी और वो पार्टी आगे अपनी स्थिति को देखकर निर्णय लेती है, और उसमें बहुत जगह जब भी कोई गठबंधन होता है, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, तो उसमें विभिन्न विचारधारा की पार्टी एक साथ जुड़ती है, फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उस हिसाब से काम किया जाता है। और ये भी सत्यता है कि आज की जो राजनीति है, जो फ्यूचर में मैं देख भी रहा हूं, वो गठबंधन की ही राजनीति है। बिना गठबंधन के आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में ही कौन ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़े और बहुमत में आ जाए? तो ऐसा तो कोई भी एक भी पार्टी मुझे नहीं दिखती। तो ये एक सत्यता है, एक सच्चाई है। इसलिए राजनीति में भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी के साथ जाने का कोई प्लान तो अब नहीं होगा?
देखिए, अभी हम लोग, मैंने बार बार ये कहा है कि हम लोग जो भी कोई कह रहे हैं, अगर कोई हमें न्योता देते हैं या कहते हैं कि विचार करना चाहिए, तो हम लोगों ने अपने दिमाग को या अपने आंख को बंद करके नहीं रखा है। लेकिन अभी जो हमारी जो पूरा फोकस है, जो अगले 1 साल 1.5 साल तक है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो ये है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, प्रत्येक जात से लोगों को इन्वॉल्व करें, लाएं, हर जगह जाएं, लोगों की समस्या को सुने, संगठन को मजबूत करें। और उसके बाद 1-1.5 साल के बाद हम लोग, हमारी कोर कमेटी बैठे उस श्री मुकेश अंबानी जी, मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में, और फिर हम निर्णय लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए, पार्टी के लिए क्या बेहतर है, देश के लिए क्या बेहतर है, बिहार के लिए क्या बेहतर है। देखिए, गठबंधन को लेकर चर्चाएं इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि मुकेश सहनी जी लगातार कई दफा ये बयान दे चुके हैं कि वो लालू यादव की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और ऐसे में जब अब बीजेपी से आप लोगों को धोखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोग एक तरह से ये सोच रहे हैं कि आप उन्हीं के साथ जाएंगे। देखिए, विचारधारा जो है वो, हम बार बार कहते हैं कि गरीबों के उत्थान की विचारधारा जिसकी भी है, हम उसके साथ हैं। मतलब विचारधारा के तौर पे हम बिल्कुल एक हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा है, उसको तो हम मानते ही हैं कि वो, चूंकि वो हमेशा गरीब गुरबों की बात की, हमेशा उन्होंने यही बात करा है, हम भी यही बात करते हैं। अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, तो विचारधारा के तौर पे अगर आप देखेंगे, आप उनका अंत्योदय देखें, अंत्योदय क्या है? अंत्योदय ये है जो अंत में है, जो लाइन में सबसे पीछे है, यानी जो सबसे पिछड़ गया है, जो सबसे गरीब है, उसके उदय की बात। तो आज के डेट में हर एक पार्टी जो है इस तरह की बात करती ही करती है। इसलिए विचारधारा जो है, हाँ, हम लालू यादव जी की विचारधारा को मानते हैं, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पार्टी की विचारधारा को देखेंगे, तो सभी पार्टी आज के डेट में यही कह रही है कि जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। आखिरी सवाल एक बार फिर से, दावत में जाएंगे ना सहनी जी? देखिए, दावत आता है तो ये बिल्कुल एक हमारी परंपरा है। दावत न्योता अगर मिला है तो हम जाएंगे, हम जाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि दावत शायद कल का है, 22 तारीख का है। और हमारे जो सुप्रीमो हैं श्री मुकेश सहनी जी, अभी बॉम्बे में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, क्योंकि काफी दिनों से वो बिहार में थे, चुनाव में लगे हुए थे, और परिवार चूंकि उनका बॉम्बे में रहता है, तो वो अभी अपने परिवार के साथ हैं। अगर संभव होगा और अगर वो पटना में रहेंगे, तो मुझे लगता है वो जरूर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कई अहम बिंदुओं पर आपने कहीं ना कहीं इशारा काफी कुछ कर दिया। और बिहार में राजनीति जो है वो मकर संक्रांति की दही चूड़ा और इफ्तार जो होता है, ये बहुत कुछ बता जाते हैं, आगे के संकेत दे जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी को दावत पर राबड़ी आवाज से बुलाहटा आया है। अब देखते हैं कि जो बुलाहटा आया है उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो मुलाकात होता है तो आगे की बिहार की राजनीतिक समीकरण किस कदर करवट लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।